नीट एंड क्लीन किचन किसे पसंद नहीं होती। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड मेथड्स की बात करूंगी जिसे यूज़ करके मैं हमेशा अपनी किचन को क्लीन रखती हूं और डीप क्लीनिंग के चक्कर से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूं। उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। किचन की जो टॉप मोस्ट कैबिनेट्स होती हैं, जिनको हम लोफ्ट कहते हैं, इनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऊपर चढ़ चढ़ के क्लीन करना, एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ से क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी चक्कर में कई बार यहाँ की क्लीनिंग रह जाती है। थोड़ा भी इंसान अगर हेल्दी हो या फिर बुज़ुर्ग इंसान ही क्यों ना हो, उसके लिए इस तरीके से ऊपर चढ़ चढ़ के क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, ये हम सब समझते हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि सबके घर में सीढ़ी नहीं होती है जिस पे चढ़ के आप आराम से क्लीनिंग कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही घर में नहीं है। लेकिन इन सब जगहों की क्लीनिंग ना रुके और आसानी से हो जाए, इसके लिए एक तोड़, बहुत अच्छा तोड़ है। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये वाली मॉप स्टिक, जो कि आई एम श्योर 99.9% आजकल सबके घरों में मिल जाएगी। इस पे आप थोड़ा सा स्प्रे कीजिए रेगुलर सॉल्यूशन जिससे भी आप क्लीन करते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर पानी ही स्प्रे कर रही हूँ और उससे इन लोफ्ट्स को क्लीन करूँगी। ये दरवाजे ऊपर के बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं बिना हमारे ऊपर चढ़े। और क्योंकि इतनी आसानी से, आराम से, एफर्टलेसली ये वाली क्लीनिंग हो रही है कि आप हमेशा इसको आराम से रेगुलरली कर सकते हैं। आपको महीने दर महीने रुकने की ज़रूरत नहीं है या किसी स्पेशल फेस्टिवल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं। हफ्ते में एक बार भी इस तरीके से कर लीजिए। ट्रस्ट मी, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि मेरी किचन काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो जब मुझे टाइम नहीं लगता है तो आई एम श्योर आपको भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इन कांच के दरवाज़ों की। ये ट्रांसल्यूसेंट डोर्स हैं, लेकिन ग्लास डोर्स के लिए भी सेम तरीका आप आजमा सकते हैं क्लीनिंग का, जो आपको मैं अब बताने वाली हूँ। कहने की बात नहीं है कि इन दरवाज़ों को हम रोज़ ही यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार बहुत अच्छी क्लीनिंग के बाद भी कांच के या ट्रांसल्यूसेंट दरवाज़ों पे हाथों के मार्क्स रह जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। ऐसा ना हो और क्लीनिंग भी अच्छे से हो, उसके लिए आप एक सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि बहुत इजी है बनाना। एक स्प्रे बॉटल में लीजिए 1 ग्लास पानी और कुछ बूंदें डिश वॉशिंग लिक्विड की। बहुत ज़्यादा डिश वॉशिंग लिक्विड मत डालिएगा। 1 ग्लास पानी में हार्डली 4-5 बूंदें डिश वॉशिंग लिक्विड की बहुत होंगी। अच्छे से इस बॉटल को शेक कर लीजिए और ये सॉल्यूशन आप यूज़ कीजिए अपने ग्लास डोर्स के ऊपर। बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी, हाथों के मार्क्स भी नहीं रहेंगे। जिस कपड़े से आप पोंछ रहे हैं उसके भी मार्क्स नहीं रहेंगे, कई बार उसके भी निशान रह जाते हैं, पर अब वो नहीं होगा। वैसे ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कोई रेगुलर कपड़ा भी यूज़ कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के साथ, तो भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी और कपड़े के मार्क्स दरवाजे के ऊपर नहीं रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे ही डोर्स हैंडल लेस हैं, लेकिन फिर भी नीचे एक पोर्शन है जिसको पकड़ के हम इन दरवाज़ों को खोलते हैं और बंद करते हैं। उनके अंदर भी बहुत मैल जम जाती है। इस सॉल्यूशन के साथ मैं वो क्लीनिंग भी इसी टाइम पे करती हूँ। लोफ्ट की क्लीनिंग और इन दरवाज़ों की क्लीनिंग मैं वीक में 1 बार ज़रूर करती हूँ, और जैसे कि मैंने बताया और आप देख ही रहे हैं कि इस क्लीनिंग में टाइम अब नहीं जाता है। इनफैक्ट ये जो लैमिनेटेड डोर्स आप देख रहे हैं, वो भी इस सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। क्लीनिंग के बाद मैं आपको इन कैबिनेट्स का क्लोज लुक दिखा रही हूँ टू शो यू कि कोई भी कपड़े के या हाथ के निशान इनके ऊपर नहीं है। वीक में एक दिन जब मैं लोफ्ट और इन ग्लास डोर्स की क्लीनिंग करती हूँ, उसी दिन ये टाइल्स भी साफ़ करती हूँ सेम सॉल्यूशन के साथ जो अभी हमने बनाया था, डिश वॉशिंग लिक्विड का और पानी का। फ्यूम्स, स्टीम, इन सब की वजह से स्पेशली गैस के पीछे की जो टाइल्स होती हैं वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा होता है।
अगर इसको फ्रीक्वेंटली ना क्लीन किया जाए तो डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रेगुलरली वीकली भी अगर आप ये क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस सॉल्यूशन से बहुत अच्छे तरीके से टाइल्स भी क्लीन हो जाती हैं किचन की। इनफैक्ट ये अंडर द कैबिनेट जो एरिया है ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। हर बार कुकिंग के बाद हम गैस तो क्लीन करते हैं, लेकिन ऊपर का ये हिस्सा जो कैबिनेट की साइड वॉल्स हैं और चिमनी भी, अक्सर ये एरिया निगलेक्ट हो जाता है और डेली क्लीनिंग में मिस हो जाता है। लेकिन अगर इसको रोज़ ना क्लीन किया जाए तो ये पूरा ही एरिया इंक्लूडिंग द चिमनी इतना ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है कि उसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जब हम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं या नई नई गृहस्थी संभालना शुरू करते हैं तब ये मिस्टेक्स हमसे अक्सर होती हैं। मुझसे भी हुई थी, और एक बार तो मेरी चिमनी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं उसे बिल्कुल छू भी नहीं पा रही थी, वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। एट दैट टाइम मुझे प्रोफेशनल एक्सटर्नल सर्विसेज को बुलाना पड़ा था इसकी सर्विसिंग कराने के लिए, विच डेफिनेटली कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ मनी। इन सब डीप क्लीनिंग के झमेलों से बचने के लिए मेक श्योर कि ये वाला एरिया स्पेशली आप डेली क्लीन करें विदाउट एनी फेलियर। ये वाला एरिया पहले क्लीन करें, उसके बाद ही नीचे की गैस क्लीन करें, क्योंकि ऊपर का जितना भी गंद है वो नीचे गिरेगा। उसके बाद आप गैस क्लीन कीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली क्लीन करने से आप डीप क्लीनिंग से बिल्कुल ही बच जाएंगे। एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो मैं ये पूरी चिमनी खोल के अंदर से भी फिल्टर्स इसके क्लीन करती हूँ। कैसे करती हूँ अगर आप वो भी देखना चाहते हैं देन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द ही उसे अपने अगले वीडियो में शेयर करने की। घर की बाकी कोई भी विंडो हो उसको आप एक बार फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन किचन में अगर आपकी कोई विंडो है जो कि स्पेशली गैस के बहुत पास है, उसको आपको रेगुलरली क्लीन करना ही पड़ता है, वरना उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है क्लीनिंग में। वैसे तो वैक्यूम क्लीनर बेस्ट होता है विंडोज़ को क्लीन करने के लिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया ही हुआ है, लेकिन ये एक जो क्लीनिंग टूल है मेरे हाथों में ये भी बहुत अच्छा है विंडोज़ को क्लीन करने के लिए। और इसके पीछे एक और अरेंजमेंट है जिससे आप ग्लास को भी क्लीन कर सकते हैं। एक्सटेंडेबल रॉड के साथ आता है जो कि इसकी रीच बढ़ा देता है। अगेन वेरी वेरी हैंडी टू यूज़। अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो विंडोज़ क्लीन करने के लिए और विंडोज़ के ग्लास को भी क्लीन करने के लिए इससे अच्छा टूल और कोई नहीं है। इसको मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन एन ईयर, और मुझे अभी तक इससे कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट क्लीनिंग बिल्कुल परफेक्टली होती है। जमी हुई धूल मिट्टी सब बहुत सही तरीके से निकल के बाहर आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा हैंडी टूल है। यू कैन कंसिडर बाइंग दिस अगर आपके पास नहीं है तो। किचन की विंडो मैं फ्रीक्वेंटली क्लीन करती हूँ, विद इन 10 डेज तो डेफिनेटली क्लीन कर ही देती हूँ। इससे ज़्यादा अगर डिले होता है तो फिर उसकी क्लीनिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो आप भी ये कंसिडर कर सकते हैं। विद इन 10 डेज मेक श्योर कि एक बार तो इस तरीके से विंडो की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। विंडो की ग्रिल्स को साफ़ करने के लिए मैं ये वाला ग्लव्स यूज़ करती हूँ। बहुत ही आसान हो जाता है इससे क्लीनिंग। आप इसको बस अपने हाथों में पहन लीजिए। सूखी डस्टिंग करनी है तो एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। मैं हल्का गीला करके यूज़ कर रही हूँ। इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर मैं स्क्वीज़ आउट कर दूंगी और इसको मैं यूज़ करूंगी ग्रिल्स को क्लीन करने के लिए। बहुत आसान हो जाता है इससे क्लीन करना। क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है अगर आप सही तरीके के टूल्स यूज़ करें, अदरवाइज़ बहुत हेक्टिक होता है और फिर हमें उससे करने का मन भी नहीं करता है। ये जो विंडो पैनल्स के स्लाइडिंग डोर्स वाली जगह होती है, इसको भी आप इन्हीं ग्लव्स को पहन के बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उंगली इनके अंदर आसानी से चली जाती है और सारी डस्ट आराम से क्लीन हो जाती है। बिना ग्लव्स पहने अगर आप ये सारे एरियाज़ क्लीन करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसा हो जाता है और हमारे ऊपर क्या बीतती है। और यही रीज़न है कि हम इन सभी एरियाज़ को फ्रीक्वेंटली क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी आलस आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा टीडियस लगने लगता है। इसलिए सही क्लीनिंग टूल्स ज़रूर अपने पास रखिए ताकि आप आसानी से जब चाहें क्लीनिंग कर पाएँ।
ग्लास डोर्स को क्लीन करने के लिए आप सिंपल कॉलिन और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस ब्रश से मैंने विंडोज़ क्लीन की थी उसी के पीछे एक डंडी दी हुई है, जिससे ये ग्लास डोर्स भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कॉलिन स्प्रे करने के बाद मैं इसी ब्रश से ये ग्लास डोर्स भी क्लीन कर रही हूँ और सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और जल्दी भी हुई है। दिस कंप्लीट्स माई विंडो क्लीनिंग। अब विंडो का ग्लास हो, ग्रिल हो या जाली हो, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है यूजिंग द राइट काइंड ऑफ टूल्स एट द राइट टाइम। डीले होगा तो डीप क्लीनिंग में हम फंसेंगे ही फंसेंगे। गैस स्टोव की क्लीनिंग इज़ अ डेली टास्क। जितनी बार खाना बनता है उतनी बार हमें इसे भी क्लीन करना होता है। अगर मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं तो सुबह 5 बजे मेरी किचन चालू होती है विद किड्स लंच बॉक्स, फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का टिफ़िन और लंच भी। तो सुबह के 3-4 घंटे बहुत पैक्ड होते हैं और उसके बाद गैस की हालत काफ़ी ज़्यादा स्टबन हो जाती है, ख़राब हो जाती है। रेगुलर ब्रशेस हम यूज़ करते हैं लेकिन इनसे अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है। इंस्टेड आप ये एंगुलर ब्रशेस अगर यूज़ करेंगे तो गैस बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होगी। ये 3 तरीके से आता है, एक स्टील का है, एक ब्रास का है और एक नायलॉन ब्रिसल्स वाला है। इसी के साथ एक ये पतला वाला ब्रश भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस काम आएगा। अगेन राइट टूल्स इज़ द की। रेगुलर विम लिक्विड से ही मैं सफाई कर लेती हूँ और आपको चाहिए तो ये स्टील स्क्रबर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ये स्टील वाले स्क्रब पैड्स। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ हम गैस को क्लीन करेंगे। बर्नर्स और बर्नर स्टैंड्स मैं हटा दूँगी और एक न्यूज़पेपर मैंने बिछाया है नीचे, ताकि मैं जो भी गैस के ऊपर गंध है उसको न्यूज़पेपर के ऊपर ले लूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लीनिंग से बच पाऊँ। सारा गंद मैंने साफ़ कर दिया है गैस के ऊपर से। गैस के ऊपर जितनी भी स्पिलेजेस हुई हैं उसको आसानी से क्लीन करने के लिए मैं ऊपर छिड़क रही हूँ थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो स्क्रब पैड होता है वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा गीला करके, और विम लिक्विड इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी। इससे ही मैं गैस को स्क्रब करूँगी। स्क्रैचेस का कोई डर नहीं होता है इस स्क्रब पैड के साथ। आसानी से सारे दाग धब्बे भी आराम से निकल जाते हैं। जो स्पिलेजेस हुई हैं, जो जम गई हैं, वो भी आसानी से निकल जाती हैं इन नो टाइम। तभी मुझे ज़्यादा इसे रगड़ना नहीं पड़ रहा है, आसानी से सारे दाग निकलते जा रहे हैं। अगर आप बर्नर्स के अराउंड नोटिस करेंगे तो काफ़ी ज़िद्दी और जमी हुई मैल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि क्लीन करना आसान नहीं होता। इस चीज़ को क्लीन करने के लिए ही मैं एंगुलर ब्रशेस का यूज़ करूँगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे। ये एंगुलर ब्रशेस बहुत आसानी से इन स्टबर्न दागों को हटा देते हैं। जो ब्रॉन्ज़ वाला एंगुलर ब्रश होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड हैं, इसलिए सफाई बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा विम लिक्विड आप और भी डाल सकते हैं या कोई भी डिटर्जेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्रब कीजिए इन एंगुलर ब्रशेस के साथ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, बाकी सारा काम ये ब्रश कर देगा। पूरा अच्छे से स्क्रब कर लेने के बाद इसे कपड़े से पोंछ लीजिए और आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे रिज़ल्ट को देख के। बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई हुई है और आपको मैं कपड़े का हाल भी दिखा देती हूँ कि कितना गंदा हो चुका है। नेवरदलेस गैस स्टोव एकदम क्लीन हो चुका है, सो आई एम हैप्पी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। राइट टूल्स यूज़ कीजिए और अपनी क्लीनिंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाइए ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और ना ही आलस आए क्लीन करने में। अब इन बर्नर्स की आउटर रिंग को देखिए। यहाँ पे भी मैल जम जाती है और इसे क्लीन करना बहुत आसान नहीं होता है। जितना भी आप ऊपर से सही से कपड़े से रगड़ लें, ठीक से क्लीन नहीं होता है। इसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये पतला वाला ब्रश, जो कि काफ़ी हैंडी आता है और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। ये इतना पतला डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ऐसे कोनों में जहाँ पे हमारा हाथ या कपड़ा नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की क्लीनिंग ये अच्छे से कर पाए।
ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितनी गंदगी निकलती है। गैस हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन ये क्लीनिंग अगर हम करना भूल जाएंगे तो ऑब्वियसली 6 महीने के बाद हमें लगेगा कि गैस बहुत गंदी है और डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। डीप क्लीनिंग से बचना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें रोज़ ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ एक ब्रश यूज़ करके बहुत आसानी से, सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही, हार्डली 1 मिनट कह लीजिए, मैं ये सफाई होके किनारे में कर देती हूँ। बर्नर स्टैंड्स और बर्नर्स की डीप क्लीनिंग मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। बर्नर्स के कभी छेद भी बंद हो जाते हैं, उनको भी कैसे खोलना है, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस यू वांट टू चेक आउट। आज मैं इन बर्नर स्टैंड्स को सिर्फ स्क्रब पैड और डिश लिक्विड के साथ ही क्लीन कर रही हूँ एंड माई जॉब विल बी डन। ऑन अ डेली बेसिस अगर आप ये भी स्क्रब रोज कर देते हैं तो डीप क्लीनिंग से यहाँ पे भी बचते हैं। और हाँ, बहुत ज़रूरी है कि इन सब क्लीनिंग के साथ जो आपके किचन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी कि आपके टूल्स, उन सबको भी धो के साफ़ करके क्लीन ही रखिए हमेशा, ताकि ये सालों साल ख़राब ना हो। आफ्टर ऑल दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इन द किचन। तो इस तरीके से ऑन अ डेली बेसिस मैं अपना गैस स्टोव क्लीन करती हूँ। आप कैसे क्लीन करते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या अगर आप कोई स्पेशल टूल या मेथड या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट्स ऑलवेज़ अ ग्रेट आइडिया टू हेल्प ईच अदर। शायद मैं भी आपके ट्रिक्स के साथ कुछ सीख पाऊँ और शायद आपकी ट्रिक बेटर होगी मेरे काम करने के तरीके से। सो आई एम ऑलवेज़ ओपन टू सजेशंस if you have any for me. इलेक्ट्रिक केटल भी रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है एंड ऑन अ डेली बेसिस इसे यूज़ करते करते इसके अंदर रेनबो मार्क्स आ जाते हैं, जिनको अगेन क्लीन करना बहुत आसान है। वंस इन अ वाइल, या फिर कह लीजिए 15 दिन में एक बार, आप इस केटल को गर्म कीजिए पानी के साथ और विनेगर के साथ। 1 कप पानी में 1/4 कप विनेगर डाल के गर्म होने दीजिए केटल में, और बस उसके बाद ये सारे रेनबो मार्क्स हट जाएंगे। कुछ रगड़ना नहीं है, कुछ स्क्रब नहीं करना है। ये जो सॉल्यूशन विनेगर का हमने इसके अंदर गर्म किया है, इसको आप एक बोल में निकाल लीजिए। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसके भी मैं आगे आपको यूजेस बताऊंगी अभी ही इसी वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल ये केटल तो क्लीन हो गई है और इसको बस आप अब रेगुलर पानी के साथ रिंस कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, पोंछ लीजिए एक टॉवल के साथ, एंड दिस इज़ रेडी फॉर योर नेक्स्ट यूज़। ये जो एकदम खौलता हुआ गरम विनेगर वाला सॉल्यूशन है, इसको अब हम यूज़ करेंगे अपने माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए। ना सिर्फ माइक्रोवेव के अंदर के सारे स्टबर्न दागों को, बल्कि जो गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है माइक्रोवेव के अंदर एट टाइम्स, उसको भी ये सॉल्यूशन दूर कर देगा। इस सॉल्यूशन को माइक्रोवेवेबल सेफ बोल में ही डालिएगा और माइक्रोवेव के अंदर इसको गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए 3 से 5 मिनट तक। उसके बाद आप इस बोल को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर जितनी भी स्टीम बनी होगी इस सॉल्यूशन को गर्म करने से, वो स्टीम मदद करेगी आपको आपके माइक्रोवेव को क्लीन करने में। क्लीन करने से पहले माइक्रोवेव की अंदर की जो रिंग है और प्लेट है उसको बाहर निकाल लीजिए, और ये जो विनेगर वाला सॉल्यूशन है इसी में कपड़े को डिप कीजिए। थोड़ा सा ये गर्म है तो केयरफुली कीजिएगा। गर्म सॉल्यूशन से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के ये काम कीजिए। विनेगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है और उससे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होती हैं। तो यहाँ पे पूरा माइक्रोवेव अंदर से अच्छे से वाइप कर लीजिए, डोर और इनर सरफेस
हर जगह से वाइप कर लीजिए और आपका माइक्रोवेव बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसकी जो फाउल स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अंदर वाली जो माइक्रोवेव की ग्लास प्लेट होती है, इसको तो आप रेगुलर धो सकते हैं, जैसे आप अपने बर्तनों को मांजते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मैं यहाँ पे वही स्क्रब पैड यूज़ कर रही हूँ और डिश वॉशिंग लिक्विड, और इससे मैं इस प्लेट को साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद इसे पोंछ लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए। रिंग और प्लेट को वापस माइक्रोवेव के अंदर डाल दीजिए। माइक्रोवेव को बाहर से भी पोंछना मत भूलिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देयर यू आर, the appliance is perfectly cleaned. अगर आप सोच रहे हैं इस विनेगर सॉल्यूशन का काम यहीं ख़त्म हो गया है, तो वेट, मैं आपको इसका एक और यूज़ बताती हूँ। इस सॉल्यूशन को आप ले लीजिए एक टब में और इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। बेकिंग सोडा आप तब डालिएगा अगर आपके डस्टिंग क्लोथ्स बहुत ज़्यादा ग्रीसी हैं, ऑयली हैं। ये जो सॉल्यूशन हमने अभी बनाया है, इसमें हम अपने गंदे, ग्रीसी, स्टेन्स वाले, स्टबर्न स्टेन्स वाले डस्टिंग क्लॉथ्स को, किचन नैपकिन्स को, सबको आप इसके अंदर धो सकते हैं। पानी कम पड़े या ये सॉल्यूशन कम पड़े तो थोड़ा सा ऊपर से गर्म पानी भी डाल सकते हैं और इस गर्म सॉल्यूशन में इसे आप डुबो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, या तब तक जब तक ये सॉल्यूशन ल्यूकवार्म नहीं हो जाता, गुनगुना नहीं बचता। उसके बाद आपको इन कपड़ों को बहुत ज़्यादा ब्रश से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथों से ही थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से स्क्रब कर लीजिए और बस आपके सारे किचन नैपकिन्स, टॉवल्स या डस्टिंग क्लोथ्स एकदम चकाचक साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, एक ही सॉल्यूशन हमने बनाया था और उससे कितने सारे काम हमने कर लिए। अप्लायंसेस को भी क्लीन कर लिया, यहाँ पे कपड़े भी धो लिए और पता भी नहीं चला। काम अगर हम स्मार्टली करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि आजकल की भागा-दौड़ी वाली ज़िंदगी में करने के लिए हज़ारों काम होते हैं और टाइम हमेशा कम पड़ जाता है। ये कपड़े तो बहुत अच्छे से धुल गए हैं, अब ये जाएंगे सूखने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो सॉल्यूशन है डिटर्जेंट वाला जिसमें हमने कपड़े धोए थे, अभी भी ये बेकार नहीं है, हम इसको एक और काम में लेंगे। और वो ये है कि ये जो पानी है इसको आप उड़ेल दीजिए सिंक में और एक नींबू के छिलके की मदद से आप अपने सिंक को और टैप्स को रगड़ लीजिए। अगर सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो फिर आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को स्प्रिंकल कर दीजिए अपने सिंक में और नींबू के छिलके से उसको अच्छे से रब कर लीजिए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी और आपका जो सिंक है और जो टैप्स हैं वो एकदम स्पार्कलिंग, शाइनिंग हो जाएंगे। हार्ड वाटर स्टेन्स भी निकल जाते हैं और बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, अगेन इन नो टाइम। क्विकली सारे ही वाटर स्पिलेजेस को आप कपड़े से पोंछ दीजिए। पानी की छींटें जहाँ जहाँ गिरी हैं उनको साफ़ कर लीजिए और आपका जो सिंक एरिया है वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, स्पार्कलिंग, शाइनिंग हो गया है। और हमेशा याद रखिए कि किचन, गैस, आपका किचन प्लेटफॉर्म, सिंक एरिया, ये सभी चीज़ें अगर एकदम साफ़ सुथरी रहेंगी तो कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, एंट्स, इन सब के भी आने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। अब आते हैं इन नीचे वाली सफ़ेद कैबिनेट्स की तरफ। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ये पूछा था कि इन सफ़ेद कैबिनेट्स को मैं कैसे क्लीन करती हूँ। वाइट्स को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप रेगुलरली इसे क्लीन करें तो दिक्कत नहीं आएगी। इनको साफ़ करने के लिए किसी भी रंगीन कपड़े का इस्तेमाल मत कीजिए, आप यूज़ कीजिए बनियान का। कोई भी पुरानी फटी हुई बनियान भी आप यूज़ कर सकते हैं। बनियान का कपड़ा बेस्ट रहता है इन सफ़ेद दरवाज़ों को क्लीन करने के लिए।
या सफ़ेद दीवारें भी अगर हो गई तो इनसे बहुत अच्छी साफ़ होती हैं। कपड़े को गीला करके मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड ही उसके ऊपर लगाया है। आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं और उससे इन कैबिनेट्स को अच्छे से रब कर दीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से इससे सफाई कर पाएंगे, ये गारंटीड है। सभी कैबिनेट्स को डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ साफ कर लेने के बाद वापस से इसी बनियान के कपड़े को गीला कीजिए और कैबिनेट्स को वापस से पोंछ लीजिए, ऊपर से एकदम ड्राई कर दीजिए एंड दे आर गुड टू गो। चाहे सफ़ेद कैबिनेट्स हों आपकी किचन की, या सफ़ेद दीवारें हों या सफ़ेद दरवाजे हों, ये टेक्निक आप हर जगह अपना सकते हैं। ये बिल्कुल नो फेल टेक्निक आप बोल सकते हैं इसको, और इससे सफ़ेद दीवारें, दरवाजे, सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। किचन में जब दिन भर क्लीनिंग लगी रहती है तो फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्पेशली अगर आपके यहाँ कभी मेहमान आए हों और बहुत ज़्यादा कुकिंग होए तो घर में जो फर्श है किचन वाले एरिया का वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। रेगुलर झाड़ू पोछा तो हम सभी करते हैं, मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो शायद आपके काम आ पाएँ। जनरली दिन में तो झाड़ू लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी की तरफ भी और मेरी मदर इन लॉ की तरफ भी हमें सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाना घर पे अलाउड नहीं होता है। कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है। अब आप इसे ऑर्थोडॉक्स व्यू कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है तो रात को किचन ना क्लीन हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो झाड़ू यूज़ करने के बजाय मैं यूज़ करती हूँ ये वाली मॉप स्टिक ही। इसका आगे का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसको मैं हटा देती हूँ। इसके रीफिल्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, तो एक मैं यूज़ करती हूँ झाड़ू मारने के लिए और दूसरा पोछा लगाने के लिए। दो अलग अलग मैंने रखे हुए हैं इसी काम के लिए। तो अगर आपके यहाँ भी ये वाली दिक्कत है कि रात को आप झाड़ू नहीं मार सकते या शाम होने के बाद झाड़ू नहीं मार सकते हैं, तो फिर ये तरीका यूज़ करके देखिए। इससे भी बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू लग जाता है, कोई भी तिनका कहीं भी नहीं बचता है। इनफैक्ट झाड़ू से भी ज़्यादा अच्छा झाड़ू लगता है। ट्रस्ट मी, एक बार करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप रेगुलर झाड़ू यूज़ करने के बजाय अब ये मॉप स्टिक ही यूज़ करेंगे झाड़ू मारने के लिए घर में। एक बार जब झाड़ू आप मार लें, पूरा कूड़ा आपने इकट्ठा कर लिया है, तो आप एक कपड़े की भी मदद ले सकते हैं कूड़ा इकट्ठा करने के लिए इसके ऊपर। लेकिन एक्स्ट्रा क्लीनिंग से बचने के लिए मैं इस पे चढ़ा देती हूँ एक पॉलीथीन शीट या फिर एक प्लास्टिक शीट। इसके ऊपर अब कपड़े की मदद से सारा कूड़ा आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद केयरफुली इस पॉलीथीन को डस्टर के ऊपर से हटा दीजिए। उल्टा करते हुए उतारिए ताकि सारा जो कूड़ा है वो पॉलीथीन के अंदर आ जाए। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये जो ग्रीन वाला डस्टर मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में जिसमें हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा क्लीनिंग से हम बच जाते हैं। ये कुछ सफाई करने के तरीके हैं जो मैं अपने घर में अपनी किचन के लिए अपनाती हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको भी बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, मेथड्स पता चले होंगे जो शायद आपके भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर ऐसा कोई भी मेथड है जो आपको पसंद आया हो, जो आपके लिए नया हो, या जो आप पहले नहीं करते थे लेकिन अब उसे अपनाना पसंद करेंगे, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा कोई तरीका है जो आप यूज़ करते हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद वो मेरे या बाकी सारे व्यूअर्स जो आपका कमेंट पढ़ रहे हैं उनके काम आ पाए। विद दिस अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, keep smiling, keep watching, and I'll be back soon with another one. Bye bye.